हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, सैटरडे स्पेशल क्लास आप लोगों की शुरू हो चुकी है। हालांकि हमने अब तो ये रेगुलर क्लास में ही इंक्लूड आपकी हो चुकी है। तो परसेंटेज चैप्टर बच्चे हम लोग पढ़ रहे थे और इसमें हमारा लास्ट आज क्लास होने वाली है। और जिसमें मैंने आपको कल बताया भी था कि सैटरडे में हम लोग मिसलेनियस करेंगे, विविध। यानी कि इक्का दुक्का जो सवाल बनते हैं जिनका कोई टाइप नहीं होता है, वो अपने आप में ही नए सवाल होते हैं, उनको मैंने मिसलेनियस में रखा है। और जितने भी थोड़े से उठ पटांग सवाल, देखो हार्ड नहीं कह सकते बच्चे, हार्ड कुछ नहीं होता। या तो आपसे हुआ सवाल या फिर आपसे नहीं हुआ। हार्ड वर्ड तो हम लोगों ने ऐड किया है। कोई भी टिपिकल सवाल, कोई भी हार्ड सवाल अगर मैं आपको सॉल्व करा दूं, फिर वो काहे का हार्ड बचा? तो इजी हो गया, नेक्स्ट टाइम आप खुद कर लोगे उसे। तो हार्ड वर्ड नहीं होता है, अच्छे सवाल हैं ये कह सकते हैं हम। उनके सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। तो अलग अलग एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी सी सेट में पूछा गया हो, चाहे वो कैट लेवल का सवाल हो, चाहे वो डिफेंस में सीडीएस लेवल का सवाल हो, सीजीएल मेंस आपका, सीएचएसएल, सीपीओ, यूपीएसआई, किसी भी अदर स्टेट के सब इंस्पेक्टर लेवल, टीचिंग लेवल का एग्जाम है आपके, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल, मतलब एक्स वाई जेड किसी भी आप एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो किसी भी एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं अब तक, सबको उठाकर मैंने मिसलेनियस में रखा है। तो आज की क्लास के लिए मैंने आपसे कल बोला था कि मैं उम्मीद करके चलूंगा कि आप लोगों ने परसेंटेज की पीछे की सारी क्लासेस की होंगी, उनका रिवीजन किया होगा और उनकी वर्कशीट को प्रॉपर रेगुलर रूप से लगाया होगा। तो आप ये मिसलेनियस क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप ये मिसलेनियस क्लास कल कर सकते हैं। आज आप अपना पीछे का रिवीजन कर लो, कल छुट्टी रहेगी आपकी, तो कल किसी भी क्लास टाइम ये मिसलेनियस क्लास आप कर लेना। पहली बात। दूसरी बात, आज आपका 8 बजे सुबह मॉक टेस्ट ओपन भी हुआ था। बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया, बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया। मुझे रीजन आज तक समझ में नहीं आया है कि आप लोग क्यों अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उस मॉक टेस्ट को। मेरा पर्सनली बच्चे उसमें कोई फायदा नहीं है मॉक टेस्ट देने में। ना ही अगर मैं उस मॉक टेस्ट को नहीं भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तब भी ये आप कह ही नहीं सकते हो कि सर आपने कुछ कम किया हमारे लिए। ये मैंने एडिशनल अपनी तरफ से आपके लिए लेकर आया था। भाई फाउंडेशन बैच का मतलब है मैं क्लास में आऊं, सवाल कराऊं, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊं और खत्म। अलग से मैंने कुछ नया सोचा आपके लिए, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। आई डोंट नो क्यों। बहुत सारे बच्चों का रीजन होता है कि सर हमें डर लगता है कि हमारे कम नंबर ना आ जाए। ये डर ऐसा सोचने से खत्म नहीं होगा, ऐसा सोचने से ये अंदर ही अंदर आपके पनपता रहेगा और जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे ऐसे फूट फूट के बाहर निकलेगा ये डर, अगर अभी इसको खत्म आपने नहीं किया तो। ये टाइम है अभी खत्म करने का। तो चलिए, कल एक होमवर्क भी दिया था, पहले इसे कर लेते हैं, फिर अपने मिसलेनियस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। जरा देखो भाई, सवाल करे कि एक विक्रेता को 11% की कुल बिक्री पर कमीशन मिलता है। 11% जो है ना, 11% कुल बिक्री पर कमीशन मिलता है। यदि बिक्री 15,000 रुपए से ज्यादा हो गई, यदि बिक्री 15,000 से ज्यादा हो गई, तो उसे 15,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर बोनस के रूप में 4% और मिलेगा। बोनस के रूप में 4% और मिलेगा। अब कह रहा है कि यदि उसने 1980 रुपए का कुल कमीशन लिया तो कितना बोनस उसे मिला, ये आपसे उसने पूछा है। तो आप लोगों का जवाब इसका क्या आया था, जरा मुझे बताना। भाई एक बात बताओ मुझे कि अगर वो केवल 15,000 रुपए तक की सेल करता है, अगर केवल 15,000 रुपए तक की वो सेल करता है तो उसको कितना मिलता है? 11% कमीशन। लेकिन अगर वो सेल कर देता है 15,000 रुपए से ज्यादा की, तो जो एक्स्ट्रा उसकी इनकम होगी उस पर उसे 4% का बोनस भी मिलेगा अलग से।
4%, ये 11% तो रहेगा ही रहेगा, ये 11% तो रहेगा ही रहेगा, ये 4% का एक्स्ट्रा बोनस भी उसे मिलेगा। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, और उसे टोटल कमीशन कितना मिला है? 1980। और फाइनली आपसे उसने पूछा है कि उसका बोनस कितना है, यानी कि 4% की वैल्यू आपसे पूछी है। आप मुझे एक बात बताओ कि 15,000 रुपए तक की ही अगर वो सेल करे तो क्या उसका कमीशन 11% रहेगा? अगर वो केवल 15,000 तक की सेल करे, क्या 11% रहेगा? और अगर 15,000 से ऊपर चला जाए तो 11 और 4 15% कमीशन हो जाएगा उसका, 15,000 से ऊपर। तो क्या मैं आपसे अगर ये करने को बोलूं कि 15,000 का 11% निकालो, भाई ये जो 1980 रुपए उसे मिले हैं, ये तो टोटल है ना, टोटल है ना, टोटल कमीशन है उसका। 15,000 से नीचे 15,000 से ऊपर सारा कमीशन है। अगर मैं आपसे कहूं कि 15,000 का 11% निकालो, वो 15,000 तक की सेल का 11% कमीशन होगा। 1980 में से घटा दो, जो भी 1980 में से घटाने पर आपको मिलेगा वो पता है कितने परसेंट की वैल्यू होगी? 11 और 4 15% की। क्योंकि आपने 15,000 रुपए तक का जो 11% कमीशन था वो माइनस कर दिया 1980 में से। अब जो भी कमीशन बचेगा वो 15,000 से ऊपर की सेल का कमीशन रहेगा, 15,000 से ऊपर की सेल का। और 15,000 से ऊपर की सेल का कमीशन कितना है? 11% और 4%, यानी कि 15% है ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये 15,000 का अगर मैं 11% निकालता हूं तो कितना आएगा भैया? 0, 11 पंजे 55, 11 एकम 11 और 5 16। ये 1650 रुपए जो उसे मिले हैं ना, ये केवल 15,000 रुपए तक के उसकी सेल पर कमीशन है। लेकिन जैसे ही वो 15,000 ऊपर कूदता है, 15,000 से ऊपर कूदता है, तो 11 और 4 उसका कमीशन हो जाता है 15%। तो मैंने 15,000 तक का 11% निकाला 1650, और टोटल 1980 में से ये 1650 माइनस कर दिया तो 0, ये आ गया आपका 330। अब जो ये 330 रुपए आया है ना, पता है ये किसकी वैल्यू है? ये 15,000 रुपए से ऊपर की सेल पे जो कमीशन उसका बना। क्योंकि 15,000 तक का कमीशन तो 1650 था, वो मैंने हटा दिया 1980। अब जो ये 330 रुपए है, ये 15,000 से ऊपर की सेल का कमीशन है। और वो ऊपर की सेल का कमीशन टोटल कितना है? 11 और 4 15। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 11 + 4 यानी कि 15% की जो वैल्यू है वो 330 होगी। तो 1% का मान कितना है? 330/15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। और आपसे पूछ रहा है कि उसका बोनस कितना है। भाई साहब बोनस तो उसका 4% है, तो 1% अगर 22, तो उसका बोनस कितना हो जाएगा? उसका बोनस हो जाएगा 4%, यानी कि 4 गुणा 22 88 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। सर अंकित सर को क्लास में बुलाओ। भाई अंकित सर मुझसे 1100 किलोमीटर दूर बैठे हैं, उनको आने में बहुत टाइम लग जाएगा क्लास में। चलो ठीक है भाई। तो अब अपना नेक्स्ट और लास्ट टाइप, यानी कि XV111 कितना बनता है ये टाइप? कौन सा टाइप बना ये? XV111। बहुत बड़ी संख्या हो गई है, तो परसेंटेज में बहुत सारे टाइप हमने कवर किए हैं, बहुत सारे। कोई टाइप मैंने परसेंटेज में नहीं छोड़ा, जो इक्का दुक्का आपका रहा वो मिसलेनियस में कवर हो जाएगा। ये बनता है टाइप 10 और 5 15 और 3 18वां टाइप। अब हम 18वें टाइप की तरफ बढ़े, और इसमें लगभग अगर मैं आपको बताऊं कितने सवाल हैं, मैंने कुछ ऐड भी कराए हैं, 111 से 126, 16 15 16 क्वेश्चन के आसपास हैं इसमें। तो क्या आप लोग रेडी हो? हार्ड नहीं है कुछ, बहुत आसान मैं कह रहा हूं। कुछ सवाल तो ऐसे जिनका एक लाइन में आंसर आएगा। वह सवाल की लैंग्वेज हो सकता है कि थोड़ी सी आपको बड़ी लग सकती है। जो टाइप ऑलरेडी मैं करा भी चुका हूं ना, उनके भी कुछ क्वेश्चन मैंने रख लिए हैं। कुछ क्वेश्चन जो टाइप, जैसे ये सवाल है,
ये टाइप मैं करा चुका हूं। इसका भी मैंने एक सवाल रख लिया, इसमें उसने कुछ और पूछा है। सवाल है, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले, तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना होगा? पासिंग परसेंटेज कितना होगा, अब बता दो। बताओ। भाई अगर गीता 30% अंक लेकर आती है तो वह 50 अंकों से फेल हो जाती है, और अगर जो संदीप है वो 45% अंक लाता है तो वह 25 नंबर ज्यादा लेकर आता है। 25%। इतना पढ़ने से काम हो जाएगा क्या मैथ्स यूपी पुलिस में? करा इतना पढ़ने से, जितना मैं करा रहा हूं ना, इतना पढ़ने से तुम सीजीएल में, मेंस में भी 30 में से 30 क्वेश्चन ठीक करके आओगे। प्री में 25 में से 25 तो छोड़ो, वो तो बहुत छोटी बात है। मेंस में भी 30 में से 30 की गारंटी ले रहा है आपका भाई। और बताओ, तो जितने भी छोटे एग्जाम है सीजीएल से, एसएससी के हो चाहे स्टेट पुलिस के हो, बटे में से बटे करके आओगे। जितना मैंने आपको वर्कशीट दी, जितना मैं क्लास में करा रहा हूं, अगर इतना भी आपने कर लिया तो, लेकिन एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन। एक कह रहा है सर अब आप कोर्स कंप्लीट करवाने के चक्कर में लग रहे हो। बच्चे आपका मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब प्रभु हनुमान को अपनी जो भक्ति है उसको प्रूफ करने के लिए अपनी जो छाती है उसको फाड़ना पड़ गया, तो हम तो उनके सामने बहुत छोटे लोग हैं। प्रभु भगवान श्री राम के परम भक्त थे हनुमान जी, सब जानते थे, लेकिन उनको भी प्रूफ करना पड़ा कि देखो मेरी भक्ति, ये मेरे हृदय में भगवान श्री राम बसते हैं। प्रूफ करने की जरूरत पड़ी उनको। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, है ना, तो मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूं कि मैं कितनी मेहनत से और कितने डेडिकेशन के साथ आपको लेकर चल रहा हूं। चलो क्या करना है बच्चे, एक तरफ लिखना है परसेंटेज 30% और एक तरफ लिखना है नंबर के 50 नंबर से फेल हो गया। एक तरफ लिखना है 45% और एक तरफ लिखना है कि कितने नंबर उसके ज्यादा आए हैं, 25। कितने नंबर उसके 25 नंबर ज्यादा आए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या करना है, परसेंटेज का तो डिफरेंस ले लो। कितना मेरे भाई, 15%, और इनका योग ले लो। इनका योग कितना आएगा आपका, 75। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 15% इक्वल्स टू होता है 75? तो 1% का मान कितना है, 75/15, यानी कि 1% की वैल्यू है 5 नंबर। 1% का जो मान है वो 5 नंबर के बराबर है। अगर सवाल में मुझसे पूछता कि कुल कितने नंबर का पेपर था, अगर सवाल में मुझसे ये पूछता कि कुल कितने नंबर का पेपर था, तो हम यहां 1% 5, तो 100% बराबर 500 कर लेते। हम क्या करते, हम करते 1% बराबर 5, 100% बराबर 500। लेकिन उसने ऐसा पूछा ही नहीं। उसने पूछा पास होने के लिए परसेंटेज कितने चाहिए, परसेंटेज। बच्चे एक बात बताओ, जब गीता के 35% नंबर आए तो वो 50 अंकों से फेल हो गई, 50 अंकों से फेल हो गई। अगर मैं 50 अंकों को परसेंट में बदल लूं, अगर मैं 50 अंक को परसेंट में बदल लूं तो काम बन जाएगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 नंबर का मतलब 1% होता है? भाई 1% बराबर 5 कह लो, या ये कह लो कि 5 नंबर का मतलब 1%, दोनों का मतलब सेम ही तो है। तो भैया हमें 50 नंबर का मतलब चाहिए, तो 1 नंबर का मतलब 1/5%।
50 नंबर का मतलब कितना होता है, यानी कि आप कह देंगे सर ये 10% के बराबर होगा। हालांकि ये आप सीधा भी कर सकते हो, कैसे मैं आपको बता देता हूं। ये तो आपने समझ लिया कि 5 नंबर मतलब 1%, 1 नंबर मतलब 1/5%, तो 50 नंबर मतलब 10%। ऐसा मत करना, आप पता सीधा करना। आपको 50 नंबर का मतलब चाहिए तो इधर भी आप 50 से गुणा कर, सॉरी 10 से गुणा कर दो तो 50 बन जाएगा, इधर भी 10 से करनी पड़ेगी, 10% बन जाएगा। तो 50 नंबर का मतलब कितना है, 10%। मतलब अगर गीता के 30% नंबर आए तो पासिंग परसेंटेज अगर हमें निकालनी है तो वो 50 नंबर से फेल हो गई। अगर मैं 50 नंबर का मतलब 10% उसमें जोड़ दूं तो जो पासिंग परसेंटेज होगा वो 40% होगा। मैंने आपसे बोला ना कि आपको पीछे का सब रिवाइज होना चाहिए आपको। कैसे, सुनो भाई, गीता के हैं 30% नंबर, गीता के 30% नंबर है। अगर गीता 50 नंबर से फेल हो गई, मतलब अगर गीता को 50 नंबर कहीं से मिल जाए तो गीता पास हो जाएगी। अगर कहीं से 50 नंबर मिल जाए तो पास हो जाएगी ना गीता। तो मैंने उन्हीं 50 नंबर को परसेंटेज में बदल दिया कि 50 नंबर का मतलब 10% है। अगर गीता को कहीं से 10% नंबर मिल जाए, 50 नंबर की जगह अगर मैं ये कहूं कि अगर गीता को कहीं से 10% नंबर मिल जाए तो गीता पास हो जाएगी ना। तो 30% प्लस 10% पासिंग परसेंटेज हो गया 40। आप नीचे से भी कर सकते थे, आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप 25 नंबर का परसेंटेज निकालते और 45 में से घटा देते, तब भी आपका मतलब वही होता। क्योंकि जो दूसरा बंदा है कौन, संदीप, उसके आए हैं 45% और वो 25 अंक ज्यादा ले आया। तो आप 25 अंक को परसेंटेज में बदलो और 45 में से घटा दो, तब भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है। शिखा द्विवेदी सर, आपके यहां पूजा हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है। चलो ये सवाल करो, या इसके जैसा एक और सवाल देखूं, एक और मैंने लिया है पासिंग परसेंटेज वाला, तो हटवा दिया था, नहीं यही था वो। ये है शायद, ये सवाल करो, ये करो, यस। 30% को अगर हम नंबर में बदल लें, बच्चे अगर आप 30% को नंबर में बदलोगे तो आपको अंक मिलेंगे। हमें अंक थोड़ी चाहिए, हमें तो परसेंटेज चाहिए। तो 30% को तो 30% ही रहने दो, बाकी जो 50 नंबर है उसको परसेंट में बदल लो। हमें ये थोड़ी पूछा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, जैसे इस सवाल में पूछा है, पढ़ो, इसमें पूछा है। तो यहां हम परसेंटेज को नंबर में बदलेंगे, वहां हमने नंबर को परसेंटेज में बदला था। जो पूछा है सवाल में उसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, एक ही चीज को रट्टा हमें नहीं मारना है। सवाल करा, राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। बड़े दुख की बात है, वो 25 अंकों से ना फेल हो गया। कह रहा है यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उसे पासिंग अंक से 20 अंक ज्यादा मिलते। तो कह रहा परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। अभी अभी जो सवाल हमने किया उसमें परीक्षा में पास होने के लिए परसेंटेज पूछा, लेकिन यहां उसने पास होने के लिए बच्चा अंक पूछे हैं, कितने अंक पास होने के लिए चाहिए होंगे। तो एक तरफ लिखो 20% और फेल कितने नंबर से हो गया, 25 नंबर से फेल हो गया, पढ़ाई नहीं राजीव तो यार। दूसरी तरफ 50% अंक मिले हैं और 20 अंक ज्यादा ले आया, तो हमें क्या करना है, इनका तो डिफरेंस, हाँ 50%, इनका तो डिफरेंस और इनका योग कितना, इनका योग कितना आएगा 45। ओके,
तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 30% का जो मतलब है वो 45%, 45 नंबर के इक्वल है? तो 1% का मतलब 45/30, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो 1% मतलब 3/2। हमसे सवाल में पूछा है कि उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। इस बार उसने परसेंटेज नहीं पूछा, इस बार उसने अंक पूछ लिया। तो बच्चे हमें क्या पता है कि राजीव के 20% नंबर आते हैं और 25 नंबर से फेल हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि इस 20% का मतलब निकालो, अंक में कितना होता है। तो 20% का मतलब कितना होगा, 3/2 गुणा 20। आप कहेंगे 2 धाम 20 और 10 तिया 30, यानी कि 20% का मतलब होता है 30 अंक। तो अगर राजीव के 30 अंक आते हैं तो वह 25 अंक से फेल हो जाता है। तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? पासिंग नंबर कितने हो जाएंगे बच्चे? पासिंग नंबर हो जाएंगे 30, और इसमें हमको ये 25 ऐड करना होगा। तो यानी कि पास होने के लिए 55 नंबर चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से राजीव के आते हैं 30 नंबर यानी कि 20%, और वो 25 नंबर से फेल हो जाता है। तो पास होने के लिए 30 और 25, 55 नंबर चाहिए होंगे। अब इसी सवाल में मैं अगर आपसे पूछने लगूं, अब आपका दिमाग में देखना चाहूंगा, अब मैं आपका दिमाग देखना चाहूंगा कि आपसे अंक ना पूछकर कितने परसेंटेज, अब आप मुझे बता दो कि आपका जवाब क्या होगा। मैं देखना चाहूंगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। इसमें तो आपसे अंक पूछा था, आपने 55 अंक निकाले, दैट्स ऑल, ओके, वेल डन। आपसे पूछेगा कितना परसेंटेज पर वो पास होगा, कितने परसेंटेज पर। आई रिवाइज LCM and HCF 12 टाइम्स, एक्सट्रीमली स्ट्रेंज। 20% को कैसे नंबर में बदला? अरे 1% बराबर 3/2 नंबर होता है, तो 20% कितना हो जाएगा, 3/2 गुणा 20, इतने नंबर के बराबर हो जाएगा। अब मैंने कहा पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए। इस बार आपको पता है क्या करना है, 25 नंबर को परसेंट में बदलना है, क्योंकि 20% तो ऑलरेडी आपके पास है। 25% का मतलब कितना है, सॉरी 25 नंबर का, तो हम जानते हैं 3/2 नंबर का मतलब होता है 1%। एक नंबर का मतलब होता है 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे, 2/3%। तो 25 नंबर का मतलब कितना है, ये हो जाएगा 2/3 गुणा 25, यानी कि 50/3%। मैं कह सकता हूं कि 25 नंबर, 25% नहीं, 25 नंबर, 25 नंबर का मतलब है 50/3%। इसका मतलब है राजीव के अगर 20% नंबर आते हैं तो वो 50/3 से फेल हो जाता है। तो अगर मैं 20 में 50/3% और जोड़ दूं तो 20 तिया 60 और 50 110/3%, ये उसका पासिंग परसेंट है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का बहुत स्पीड से मैं आंसर देख पा रहा हूं, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल देखिए भाई जरा। क्या है सवाल में, जरा देखो। बताइए भाई। सवाल है, विकास ने 3 परीक्षाएं दी, उसके द्वारा तीनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का क्रमशः अनुपात है 3, 5 और 6।
3 परीक्षाओं में अधिकतम अंक, अधिकतम अंक का मतलब होता है जो मैक्सिमम नंबर होते हैं जिनमें से पेपर बनता है। अधिकतम अंक क्रमशः 7, 11 और 10 है। यदि उसने कुल मिलाकर 50% अंक प्राप्त किए तो कितनी परीक्षाओं में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए? बड़ा अच्छा सवाल भाई। 3 परीक्षा मान लेते हैं एबीसी। एबीसी 3 परीक्षाएं हैं। मैक्सिमम नंबर कितने हैं? मैक्सिमम नंबर का रेशियो है ये रहा। अधिकतम अंकों का रेशियो है 7, 11 और 10। और विकास को मिले कितने हैं? ऑब्टेन कितना किया है उसने? ऑब्टेन कितना किया मतलब मिले कितने हैं, उसका रेशियो कितना है? 3, 5 और 6। अब चूंकि ये दोनों रेशियो ना अपने आप में अलग अलग है, दोनों रेशियो क्या है बच्चे? ये अपने आप में अलग अलग है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 7R, 11R और 10R, इसको 3T, 5T और 6T? तो टोटल मैक्सिमम नंबर कितना हो गया? 11 और 7 18 और 10 28R। ये टोटल मैक्सिमम नंबर है तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर। अब देखते रहना सवाल को, तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर। और टोटल नंबर उसको मिले कितने हैं? 6 और 5 11 और 3 14T। 14T है कि नहीं? अब जरा मुझे बताना ओवरऑल परसेंटेज कितना है उसका? ओवरऑल परसेंटेज कितना नंबर है? आप कहेंगे सर 14T उसको मिला है और टोटल है 28R का पेपर तीनों मिलाकर और गुणा 100। और टोटल परसेंटेज क्या बोला है कि कुल मिलाकर 50% मिला है, तो ये 50 के बराबर हो जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला कि दोनों रेशियो अपने आप में अलग अलग हैं, तो इसको 7R, 11R, 10R मान लो बराबर 28R, इसको 3T, 5T, 6T मान लो 14T। यानी कि 28R तीनों सब्जेक्ट का मैक्सिमम नंबर है और 14T उसको तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर मिले हैं। तो 14T बटे 28R गुणा 100 ओवरऑल परसेंटेज। और सवाल कर रहा है ओवरऑल, तो उसे 50% मिला है। तो यहां से आप R और T में रिलेशन बताओ, R और T में। तो बच्चा आप कहोगे कि सर 14 दूनी 28, 2 से जाएगा 50 बार और 50 से 50 कट गया, यानी कि सर मैं कह सकता हूं कि T बटा R, सब कुछ कट गया ना, ये 1 बचेगा, यानी कि 1/1 का रेशियो है। भाई सब कुछ कट गया ना, 50 से 50 कट गया, तो T बटा R बराबर 1 आ गया। तो T और R का रेशियो कितना मिल गया? 1। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि T R की जगह भी 1 और T की जगह भी 1। तो ये ओरिजिनली 7, ये 11 और ये 10, ये कितना? 3। भाई T की जगह भी 1 रख दो, 5 और 6। अब आप परसेंटेज निकाल सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट में उसके अंक 50% से ज्यादा हैं। हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, मैं कह रहा हूं कई बुक्स में ये दिया हुआ है। मैंने 2 से 3 बुक्स में ये मैंने क्वेश्चन बहुत पहले देखा हुआ था, कभी शायद 5-6 महीने पहले। तो 2-3 बुक्स में इसका सॉल्यूशन ही गलत दे रखा है। पता है उन्होंने डायरेक्ट निकाला हुआ है कि उसके पहले सब्जेक्ट में 3/7 गुणा 100% अंक है, दूसरे सब्जेक्ट में 5/11 गुणा 100% अंक है, तीसरे में 6/10 गुणा 100% अंक है। ऐसा करना ही नहीं है। हमें पहले रेशियो को इक्वल बनाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमसे उसने बोला R और T, मैंने इसीलिए जोड़े। हाँ ये बात अलग है कि R और T का रेशियो 1/1 आ गया, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर तो सारा का सारा सवाल ही चेंज हो जाता, सारा का सारा सवाल ही चेंज हो जाता है ना। तो अब हमें निकालना है कि पहले सब्जेक्ट में उसके कितने परसेंट नंबर हैं। भाई 3 नंबर हैं और कितने नंबर का पेपर है? 7 का, और गुणा 100। तो ये कितना परसेंट बनाएगा? 300/7, 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14। लगभग अगर मैं कहूं तो 42% के आसपास है, लगभग 42%। दूसरे सब्जेक्ट में उसके नंबर देखूं, 5 नंबर मिले हैं, ऑब्टेन किए हैं, और टोटल 11 नंबर का पेपर है, गुणा 100, यानी कि 500/11। तो 11 चौक 44, 6 11 पंजे 55, लगभग 45%। तीसरे सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं? 6। टोटल कितने नंबर का पेपर है? 10 का, और गुणा 100।
तो तीसरे में उसके 60% नंबर है। सवाल कर रहा है कितने सब्जेक्ट में उसके 50% से ज्यादा है। तो भैया यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, केवल एक ही सब्जेक्ट में उसके 50% से ज्यादा है। बच्चे भूल कर भी ऐसे सवाल को डायरेक्ट मत कर देना। इस सवाल में तो तुक्के से आपका आंसर आ गया कि सर टी और आर का रेशियो 1:1 था, तो जो ये ओरिजिनल रेशियो थे यही मेरी संख्या बन गई। लेकिन अगर ये रेशियो अलग अलग आ गया ना टी और आर का, तो हालत खराब हो जाएगी। डायरेक्ट करने में टाइम भी वेस्ट होगा, सवाल भी गलत होगा। क्योंकि मैंने आपको बहुत क्लियरली रेशियो में ये समझाया हुआ है, रेशियो में समझाया हुआ है कि अगर दो रेशियो आपको दिए हुए हैं तो दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को हम एक साथ नहीं ले सकते। आय और खर्च वाले में बताया नहीं था कि आय में से डायरेक्ट खर्च हम नहीं घटा सकते हैं जब तक उन दोनों में कोई रिलेशन ना हो। तो वही रिलेशन मैंने इन दोनों में बनाया और फिर टी और आर की मल्टीप्लाई करके तब देखा कि किसके अंक 50% से ज्यादा है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अच्छा सवाल था ये भी। चलो एक दो सवाल, दो तीन सवाल मैं आपको ये जनसंख्या वाले भी करा देता हूं, पुरुष और महिलाओं वाले। ये सवाल देखो जरा, क्या है सवाल में बच्चे कि एक शहर में पुरुष जनसंख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि हुई। देखो, जो पुरुष की जनसंख्या है उसमें 20% की वृद्धि हुई। ओके, जबकि महिला जनसंख्या में 42.5% की वृद्धि हुई। वेरी गुड। कह रहा है यदि शहर की कुल जनसंख्या में 30% की वृद्धि हुई। आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ है जहां मैंने आपको बताया था कि अगर ये और ये कंडीशन मिल जाए उठाकर ये मेथड लगा दो। तो आप मुझे बताओ इस सवाल को पढ़ते ही दिमाग में कौन सा मेथड आया। मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम में बैठे हो, भाई मैं तो बता ही दूंगा, सवाल को पढ़ा मेथड बता दिया, आपके दिमाग से मैं काम कराना चाह रहा हूं कि जस्ट ये सवाल अगर हमने एग्जाम में पढ़ा तो हमारे दिमाग में कौन सा मेथड आएगा कि यार इसमें ये लग सकता है क्या। बताओ 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 जल्दी से। क्या आपके दिमाग में आया सवाल को पढ़ते ही? वेरी गुड कि सर एलिगेशन मेथड। सर आपने एक बात पढ़ाई थी कि अगर एक वर्ग का परसेंटेज दिया हो, दूसरे वर्ग का परसेंटेज दिया हो और ओवरऑल परसेंटेज दिया हो तो उठाकर एलिगेशन लगा दो। उसने बोला कि पुरुषों की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई, महिलाओं की जनसंख्या में इतना परसेंट की वृद्धि हुई और आपसे कह रहा ओवरऑल इतना परसेंट। तो दिमाग में तुरंत एकदम शॉर्ट सर्किट होगा, एलिगेशन मेथड लगा दो और पुरुष और महिलाओं का रेशियो आप आराम से निकाल दो। भाई पुरुषों की जनसंख्या में कितना परसेंट की वृद्धि हुई है? 20% की। महिलाओं की जनसंख्या में 42.5% की और कह रहा है ओवरऑल 30%। तो ओवरऑल को हम सेंटर में रखते हैं। अब आप मुझे बता दो, 30 में से 20 गया 10 और 42.5 में से 30 गया तो 12.5। भाई रेशियो कितना बनेगा? ये पॉइंट हट गया तो इधर एक जीरो जुड़ जाएगी। अगर मैंने ये पॉइंट हटा दिया तो बटा 10 आएगा और वो 10 इधर जाकर गुणा हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट ही कह दिया कि पॉइंट हटाया जीरो। 25 चौके 100, 25 पंजे 125। अब जो ये नीचे रेशियो बना है ना, ये संख्या का यानी कि नंबर का रेशियो बना है पुरुष और महिलाओं का। अब सवाल ने बोला कि बताओ पुरुष का कितना परसेंट है। भाई टोटल कितना है? अगर मैं टोटल जनसंख्या आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 5 और 4 9। भाई 5 यूनिट पुरुष, 4 यूनिट महिला, ओवरऑल तो 9 यूनिट है संख्या। सवाल करा पुरुषों का परसेंट कितना है, तो मेल का परसेंट बताना है। पुरुष कितने हैं? 5, टोटल कितना है? 9 और गुणा 100। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ और पूछा है उसने, कुछ और पूछा है, मैंने पूरा सवाल नहीं पढ़ा। वो कह रहा है पिछले वर्ष महिलाओं की जनसंख्या पुरुष का कितना परसेंट है। वो ये नहीं कह रहा पुरुष कितना परसेंट है, वो कह रहा है महिलाओं की जो जनसंख्या है ना वो पुरुष का, ए जो है वो बी
का कितना परसेंट है, तो जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे आ जाएगा। तो पुरुष की जनसंख्या कितनी है 5, वो नीचे आ जाएगा। महिलाओं की जनसंख्या ऊपर गुणा 100, तो आप कहेंगे पूरा 20 बार गया और 20 चौके 80%। उसने कहा जो महिलाओं की जनसंख्या है वो पुरुष का कितना परसेंट है, तो जिसके साथ का लगेगा वो नीचे, पुरुष की जनसंख्या नीचे 5 यूनिट और महिलाओं की जनसंख्या आपकी ऊपर आ जाएगी। ये क्या हो गया भाई? ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 80%। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट। इस सवाल पे आइए जरा। सवाल कर रहा है एक शहर की आबादी जो है ना वो 10,000 है। यदि पुरुषों की आबादी में 6% की वृद्धि होती है, महिलाओं की आबादी में 5% की वृद्धि होती है, और कह रहा है तो वर्तमान जनसंख्या 10,000 से बढ़ के 10,540 हो जाएगी। तो पूछ रहा है महिलाओं की संख्या कितनी होगी। बच्चे आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने आपसे बोला कि पुरुष की जनसंख्या में 6% बढ़ा, महिलाओं की जनसंख्या में 5% बढ़ा, तो आप निकालो कि ओवरऑल पुरुष और महिला ओवरऑल जनसंख्या कितना परसेंट बढ़ी है। आप मुझे बताओ, जनसंख्या थी 10,000 और वो बढ़ के कितनी हो गई? 10,540। तो भैया कितनी जनसंख्या बढ़ी है? आप कहेंगे सर 540 प्लस हुई है, और अगर हमें ओवरऑल वृद्धि निकालनी है तो 540 बटे 10,000 और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ जाएगा 5.4%। ये क्या निकाला है मैंने? ओवरऑल वृद्धि। ओवरऑल वृद्धि परसेंट, ओवरऑल वृद्धि परसेंट मैंने निकाला है, जो कि कितना है? 5.4% ओवरऑल वृद्धि। क्योंकि 10,000 से बढ़ के 10,540 हो गई, तो ओवरऑल पुरुष और महिलाओं की संख्या मिलाकर 540 बढ़ी। कितने पर? ओरिजिनल जनसंख्या 10,000 थी, गुणा 100, यानी कि 5.4% आपकी ओवरऑल बढ़ी। 5.4%। अब क्या करना है? एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल। भाई पुरुष की जनसंख्या कितनी? 6% वृद्धि। महिलाओं की जनसंख्या कितनी? 5% की वृद्धि। और ओवरऑल कितनी? ओवरऑल है 5.4% की वृद्धि। अब आप 6 में से ये घटाओगे तो 0.6 आएगा, और 5.4 में से 5 घटाओगे तो 0.4। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। बच्चे जो ये आया है ये आपके नंबर का रेशियो बन गया है। इसका नंबर का रेशियो। और ओवरऑल संख्या हमको कितनी दे रखी है? 10,000। कितनी है? 10,000। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 3 और 2 5 यूनिट का मान कितना है? 10,000। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 10,000 बटा 5 यानी कि 2,000। आपसे कह रहा है महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। भाई वो तो 3 यूनिट है फीमेल, तो 3 गुणा 2,000 यानी कि 6,000। यस, ऑप्शन नंबर 2। आप इसे परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी कर सकते हो। एक परसेंटेज ब्रेक मेथड होता है, मैं इस सवाल में आपको बता देता हूं। ऐसे ही सवाल में लगता है वो, ए वर्ग इतना परसेंट बढ़ा, बी वर्ग इतना बढ़ा, ओवरऑल इतना हो गया। तो एक परसेंटेज ब्रेक मेथड भी मैं आपको बता देता हूं। हालांकि आप एलिगेशन मेथड ही अप्लाई करो, ये बढ़िया है क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ भी है। तो एक मेथड है परसेंटेज ब्रेक मेथड। क्या है मैं आपको बता देता हूं। सवाल कर रहा है कि जो पुरुष है मेल वो कितने बढ़े हैं? 6%। जो फीमेल है वो कितना बढ़ा है? 5%।
भाई पुरुषों की जनसंख्या बढ़ी है 6%, महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी है 5%। अगर मैं जो ये ज्यादा वाला है, जो ये ज्यादा वाला है 6%, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1% प्लस 5%, और महिलाओं की जनसंख्या 5%, इसके बराबर मैंने कर लिया। मैंने पुरुष की जनसंख्या 6% जो बढ़ी थी, मैंने इसको लिखा 1% प्लस 5%। जितनी महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी थी उसको मैंने ब्रेक कर लिया पुरुष की जनसंख्या में से। क्या बच्चे मैं अब ये कह सकता हूं कि 5% तो ओवरऑल दोनों की बढ़ी ही बढ़ी है। 5% पुरुष की जनसंख्या बढ़ी, 5% महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी, तो ओवरऑल तो 5% दोनों की बढ़ी है। हां, वो बात अलग है कि 1% जो पुरुषों की जनसंख्या है ना, वो एक्स्ट्रा बढ़ गई, वो एक्स्ट्रा बढ़ गई। लेकिन 5% महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी और 6% को मैंने 1 प्लस 5 लिखा, तो मुझे पता चला कि 5% तो ये कॉमन इंक्रीज हुआ है। कॉमन, इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन इंक्रीज, कि दोनों में कॉमन इंक्रीज 5% का तो हुआ ही हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 10,000 जो जनसंख्या थी इसका 5% निकाल देंगे। 5% जो कॉमन इंक्रीज हुआ है तो ये हो जाएगा 500, यानी कि पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या मिलाकर 500 तो बढ़ी ही बढ़ी है। 500 तो बढ़ी ही बढ़ी है दोनों की मिलाकर। लेकिन ओवरऑल वृद्धि कितनी कह रहा है, 10,000 से 10,540, तो ओवरऑल वृद्धि तो 540 की है। भाई 10,000 से 10,540 हुई है जनसंख्या, लेकिन दोनों की कॉमन कितना है, 500। तो जो एक्स्ट्रा वृद्धि हुई है, एक्स्ट्रा जो वृद्धि हुई है 540 में से ये 500 घटा दो। आप कहेंगे सर जो ये एक्स्ट्रा वृद्धि बची है ना 40, पता है ये किसका मान होगा, ये होगा पुरुष की जनसंख्या का, जो ये 1% है। 1% का मान होगा 40, जो ये एक्स्ट्रा आपका लिखा हुआ है। तो 100% का मान कितना होगा, 40 गुणा 100, यानी कि 4,000। तो जो ये 4,000 जनसंख्या आपको मिली है ना, ये पुरुष की जनसंख्या मिल गई, मेल की। टोटल जनसंख्या 10,000 है, तो फीमेल की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10,000 में से 4,000 घटा दो, फीमेल की जनसंख्या 6,000 हो जाएगी। ऐसे भी आप कर सकते हो। कॉमन जो वृद्धि होती है आप उसको परसेंटेज को टोटल का निकालकर, और जो टोटल वृद्धि हुई 540 की उसमें से घटा दिया, पता चला कि 40 अभी भी एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा क्या होगा, जो पुरुष का 1% है। तो 1% 40, 100% 4,000। पुरुष की जनसंख्या 4,000, महिलाओं की बचेगी 6,000। हालांकि आप ये एलिगेशन मेथड से ही चले जाओ, बढ़िया रहेगा। एलिगेशन मेथड, ठीक है, ये आपका परसेंटेज ब्रेक मेथड है। चलते हैं आगे, ये सवाल करिए, सक्सेसिव मेथड वाला आ गया। क्या क्या सवाल कर रहे हो यार तुम लोग हैं। चलो बताओ जल्दी से। सवाल है, किसी शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या में वर्ष 2016 में और 17 में 50 और 20% की वृद्धि हुई। नहीं, ये भी पुरुष महिलाओं वाला ही है, सक्सेसिव वाला नहीं है। महिला वर्ष 2016 में पुरुष की जनसंख्या महिलाओं की जनसंख्या से 40% ज्यादा थी, तो 17 में शहर की कुल जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ जाएगी। एलिगेशन ही लगेगा, एलिगेशन मेथड ही लगेगा। भैया उसने बोला है कि 2016 से 2017 में पुरुष की जनसंख्या 50% बढ़ी, महिलाओं की जनसंख्या 20% बढ़ी। कह रहा है कि जो पुरुषों की संख्या है ना, वो महिलाओं की संख्या से 40% ज्यादा है। संख्या के बारे में भी बता दिया, और अब कह रहा है कि बताओ कुल जनसंख्या, यानी कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो कितना परसेंट बढ़ी ओवरऑल। तो सबसे पहले संख्या का अनुपात देखेंगे, संख्या के बारे में, मेल और फीमेल।
सवाल ने बोला है कि जो पुरुषों की जनसंख्या है महिलाओं की जनसंख्या से 40% ज्यादा है। जो मेल है ना पुरुष, वो फीमेल से 40% ज्यादा है। अगर मैं फीमेल की जनसंख्या 100 यूनिट मान लूं तो बच्चा पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी सर? 40% ज्यादा हो जाएगी। अगर फीमेल 100 है तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 140। तो क्या मैं ये रेशियो को 2 पंजे 10 2 सत्ते 14 यानी कि 7:5 का रेशियो कह सकता हूं संख्या का? ये अभी नंबर का रेशियो आया है। अब सवाल को पढ़ते हैं ऊपर से। वो कह रहा है वर्ष 2016 में 50% तो पुरुषों में वृद्धि हुई, 20% महिलाओं में वृद्धि हुई। पुरुष और महिला क्रमशः बोल रहा है ना, तो 50% पुरुष और 20% महिला। पूछ रहा है ओवरऑल वृद्धि, सेंटर वाली संख्या पूछ रहा है। तो मेल और फीमेल, मेल में कितनी वृद्धि हुई? 50%। फीमेल में कितनी वृद्धि हुई? 20%। और ओवरऑल आपसे पूछा है, ये वाली संख्या पूछी है ओवरऑल कुल वृद्धि, और संख्या का रेशियो हमको दे दिया 7:5 का नीचे, जो हमने निकाला है। अब ये सेंटर वाली संख्या आपको निकालनी है, और आप एलिगेशन मेथड में ये सेंटर वाली संख्या निकालना सीख चुके हैं। कैसे बच्चे? आप इन दोनों की गुणा करो, कितना आएगा? 5 सत्ते 35 यानी कि 350। आप इन दोनों की गुणा करो, 20 पंजे 100, और दोनों को जोड़कर किससे डिवाइड करना है? 7 और 5 12 से। 12 से डिवाइड कर दो, 7 और 5 12 से डिवाइड कर दो। ये कितना आएगा भाई? 450 बटे 12। तो 3 चौके 12 और 15 तिया 45। ये 6 से भी चला जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30, और 75 बटा 2 कितना होता है? 37.5। ये आपका जवाब है 37.5%। ने कुल प्रतिशत वृद्धि पूछा था, कुल जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो कुल वृद्धि जो होती है अकॉर्डिंग टू एलिगेशन मेथड, एलिगेशन मेथड के अनुसार वो बीच में रखी जाती है। तो हमने इन दोनों की गुणा की 350, इन दोनों की गुणा की 100, दोनों को जोड़कर 7 और 5 12 से डिवाइड कर दिया। आपको मिल गया कि सर जो ओवरऑल वृद्धि हुई है वो 37.5% की वृद्धि हुई है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आपके मतलब का सवाल आ गया। अब आ गया भाई साहब आपके मतलब का सवाल। करो इसे। ब्याह शादी वाला सवाल आ गया। सवाल है, एक शहर में वयस्क जनसंख्या, एडल्ट पॉपुलेशन, जो शादी लायक हो जाते हैं, आप सभी लोग एडल्ट हो, शादी लायक हो चुके हो। कह रहा है कि शहर की वयस्क जनसंख्या में 40% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं। विवाहित वयस्क जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, यानी कि ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा यदि कोई पुरुष एक से अधिक महिलाओं से विवाह नहीं करता। एक पुरुष एक महिला, ज्यादा से करते हैं वो एक्सेप्शन है। एक पुरुष एक महिला से शादी करेगा, और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुषों से विवाह नहीं करेगी। एक महिला एक पुरुष, और कोई भी विधवा या विधुर नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसका महिला ऐसी नहीं जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया हो, एक्सपायर, और जिसका कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जिसकी वाइफ एक्सपायर हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जिंदा हैं। एक पुरुष एक महिला से विवाहित है, एक महिला एक पुरुष से विवाहित है। सब कुछ क्लियर कर दिया सवाल में। सवाल कह रहा है कि बताओ ओवरऑल विवाहित जनसंख्या का परसेंटेज कितना है। ओवरऑल तो पता है अब आप लोग क्या करोगे, मुझे पता है, मैं जानता हूं। दो तरह के लोग, दो तरह की प्रजाति अब निकल के आएंगी, दो तरह की। एक तरह की कहेगी सर पुरुष यानी कि मेल कितना परसेंट है? 40% विवाहित। फीमेल कितना परसेंट है? 30%। और सर हमसे पूछ रहा है कि ओवरऑल विवाहित जनसंख्या परसेंटेज बताओ कितना होगा। तो दो तरह के लोग आएंगे। एक कहेंगे सर 40 और 30 70% लोग विवाहित होंगे,
एक तो ये आंसर देंगे, और एक कहेंगे 40 प्लस 30 और बटा 2 कर दो सर, एवरेज निकाल दो, 35% विवाहित होंगे। दो तरह के लोग आएंगे, एक कहेंगे कि सर 40 और 30 70% ओवरऑल विवाहित हैं, 40% पुरुष 30% महिला, 70% विवाहित हो गए। एक कहेंगे सर इनका एवरेज निकाल दो, 40 और 30 70 बटा 2 यानी कि 35%। वो दोनों गलत हैं, दोनों के दोनों प्रजाति के लोग गलत हैं। ना तो इसका आंसर 35% है, ना इसका आंसर 70% है। क्यों, मैं रीजन भी बताता हूं बच्चे। जो उसने बोला है ना 40% पुरुष, ये पुरुषों की जनसंख्या का 40% है। हमें नहीं पता पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, जितनी भी पुरुषों की जनसंख्या है ना उसका 40% पुरुष विवाहित है। जो ये 30% महिला विवाहित है ना, ये महिलाओं की जनसंख्या का 30% है। अब महिलाओं की जनसंख्या कितनी रही होगी हमें नहीं पता, पुरुषों की जनसंख्या कितनी रही होगी हमें क्या पता भाई, पता है क्या, नहीं है ना। तो फिर आप इन दोनों को कैसे जोड़ सकते हो जब इनकी ओवरऑल जनसंख्या हमको पता ही नहीं है कि पुरुष की कितनी जनसंख्या रही होगी जिसका 40% पुरुष विवाहित है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी रही होगी जिसका 40% महिला विवाहित है, हमें नहीं पता। तो फिर हम इनको जोड़ ही नहीं सकते। अगर सवाल में ये कहता कि कुल जनसंख्या का इतना परसेंट पुरुष और कुल जनसंख्या का इतना परसेंट महिला, पहली बात तो कहता ही नहीं, नॉनसेंस बात है, ऐसा बनेगी ही नहीं बात। तो भाई साहब ये करना गलत है। इसको हम तब जोड़ सकते हैं जब कुल जनसंख्या का परसेंटेज दिया हो। अलग अलग जनसंख्या के अलग अलग परसेंटेज हैं, आप कैसे इनको जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ सकते भाई। तो फिर क्या करेंगे सर, चलो मैं बताता हूं अब करेंगे क्या। अब करेंगे क्या, मुझे बोला गया है कि 40% जो पुरुष है ना वो विवाहित हैं, उनकी शादी हो रखी है भाई। तो मैं मानकर चलूंगा कि पुरुषों की जो संख्या है ना वो 100 है। मैंने मान लिया अपनी तरफ से, मैंने मान लिया कि पुरुषों की जो जनसंख्या है ना वो 100 है, वो 100 है। अब अगर 100 है तो विवाहित यानी कि मैरिड पुरुष कितने होंगे, मैरिड पुरुष कितने होंगे भाई 100। अगर मैंने टोटल जनसंख्या पुरुषों की मानी है, अभी महिलाओं की जनसंख्या नहीं मानी, मैं मानकर चला हूं कि पुरुषों की संख्या 100 है, और अगर पुरुषों की संख्या 100 है तो उसका 40% पुरुष विवाहित हैं, यानी कि 100 में से मैरिड पुरुष कितने हैं, 40। अब अगर 40 पुरुष विवाहित हैं उस शहर में, तो महिला कितनी विवाहित होंगी भाई। ये जो दो लाइन उसने भर भर के लिखी हैं, इन लाइनों का मतलब तो निकालते कुछ। उसने कहा एक पुरुष एक महिला से विवाहित है और एक महिला एक पुरुष से विवाहित है। तो मैंने कहा कि मान लो पुरुषों की जनसंख्या 100 है और उसमें से 40 पुरुषों की शादी हो चुकी है, तो कितनी महिलाओं की शादी हो चुकी होगी सर, जितने पुरुष हैं तो महिलाओं की भी 40 की शादी हो चुकी होगी। लेकिन अभी हमें महिलाओं की संख्या नहीं पता कि महिलाओं की संख्या ओवरऑल कितनी होगी। तो मुझे पता है कि जो महिलाओं की संख्या है ना वो 30% है। विवाहित महिलाओं की संख्या कितनी है, 30%। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 30% की वैल्यू जो होगी वो 40 होगी। भाई मैंने आपसे क्या बोला कि 40 पुरुष मैरिड हैं, अगर 40 पुरुष मैरिड हैं तो महिला भी मैरिड 40 ही होंगी 40 पुरुष के साथ, और 40 महिला मैरिड हैं, मतलब महिलाओं की जनसंख्या का 30% मैरिड है। तो 30% की वैल्यू 40 के बराबर होगी। तो 100% कितनी होगी, 1% बराबर कितना, 40/30 यानी कि 4/3। तो 100% कितना होगा, 4/3 गुणा 100, यानी कि महिलाओं की जनसंख्या आपको मिल गई 400/3। ये महिलाओं की ओवरऑल जनसंख्या मिल गई 400/3। अब आप निकाल दो कि अगर मैं टोटल पॉपुलेशन पूछूं, टोटल पॉपुलेशन, तो इन दोनों को जोड़ दो, 100 + 400/3 यानी कि 700/3 हो जाएगा भाई। 100 या 300 4 700। और अगर मैरिड परसेंटेज निकालना है, मैरिड परसेंटेज, तो 40 और 40 80। भाई उसने यही पूछा है ना
कि विवाहित वयस्क जनसंख्या का परसेंटेज कितना होगा। आप कहेंगे सर 40 और 40 कितना 80 बटा टोटल जनसंख्या कितनी है 700 बटा 3 और गुणा 100। अब ये जो बटा 3 है ये ऊपर चला जाएगा 80 के साथ, ये बटा 3 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 गया, 8 तिया 24, 240 बटे 7%, तो 7 तिया 21, 3 7 चौके 28, 34 सही 2 बटे 7%। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है। ये है सवाल, ये दिमाग घुमाने वाला सवाल है बच्चा, इसीलिए तो मिसलेनियस सवाल आपको मैं करा रहा हूं। मैं मानकर चला हूं कि 100 लोग पुरुष हैं टोटल, मानकर चला हूं, तो 40% मैरिड होंगे, तो 40 पुरुष मैरिड हो गए। अगर 40 पुरुष मैरिड हैं तो 40 महिलाएं भी मैरिड होंगी। अब ये जो 40 महिलाएं मैरिड हैं ये महिला की जनसंख्या का 30% है, तो 30% बराबर 40, तो 100% बराबर 400 बटा 3। टोटल महिलाएं मिल गई, टोटल पॉपुलेशन निकाला, दोनों को जोड़कर 700 बटा 3। हमें निकालना है मैरिड का परसेंटेज, तो 40 और 40 80 बटे 700 बटे 3 गुणा 100, यानी कि 34 सही 2 बटे 7%। एलिगेशन से नहीं होगा, एलिगेशन से तब होता जब हमें कुल जनसंख्या का 40% पुरुष और कुल जनसंख्या का 30% महिलाएं दिया होता। ये जो 40% और 30% दिया है ना, ये अपनी अलग अलग पॉपुलेशन का है। पुरुषों की पॉपुलेशन कुछ और है, महिलाओं की पॉपुलेशन कुछ और है, इसीलिए हम यहां पर एलिगेशन मेथड नहीं लगा सकते बच्चे। हाँ चलो, फिर हमें पुरुष और महिलाओं की संख्या के बारे में भी नहीं पता, पुरुष और महिलाओं की संख्या के बारे में भी तो नहीं पता, कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन गया। इस सवाल पे आएंगे, जरा करिए इस सवाल को। सवाल कह रहा है सोनम एक कैब ड्राइवर है। सोनम क्या है? कैब ड्राइवर है, जो एक शहर के भीतर ही गाड़ी चलाती है। किसी सिटी है भाई, कोई सिटी जो आपका सिटी है, आपकी सिटी के अंदर ही सोनम गाड़ी चलाती है। मंगलवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी, मंगलवार को जितनी भी दूरी उसने तय करी है ना, एक दिन पहले यानी कि सोमवार की तुलना में एक दिन पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी से 12.5% कम थी। मंगलवार को जितनी भी दूरी सोनम ने तय करी है ना, वो एक दिन पहले की तुलना में 12.5% कम थी, सोमवार की तुलना में। अब कह रहा है जबकि बुधवार को उसके द्वारा तय की गई दूरी जो उसने बुधवार में तय करी, वो मंगलवार के में तय की गई दूरी से 20% ज्यादा है। अब कह रहा है यदि सोनम ने बुधवार को कुल 336 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो सोमवार को कितनी दूरी तय करी। मैं कह रहा हूं ये सवाल इतना घिसा पिटा सवाल है ना, इस सवाल को 6 लाइन का बनाकर आपके दिमाग की दही बनाने की कोशिश की गई है बस। आपको मैं बताऊं सवाल है क्या, एक संख्या को पहले 12.5% कम किया गया और फिर उसी संख्या को 20% बढ़ा दिया गया, ये वो सवाल है। दिमाग की दही करने के लिए 6 लाइन का सवाल बनाए, ताकि एग्जाम में जब आप बैठो तो इतना बड़ा सवाल देख करना आप हाइपर हो जाओ कि यार पता नहीं क्या इतने बड़े सवाल में होगा, छोड़ो इस सवाल को, आगे बढ़ो। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है मंगलवार को जितनी भी दूरी उसने चली वो पिछले दिन की तुलना में 12.5% कम थी। बुधवार को जितनी दूरी उसने चली वो मंगलवार की तुलना में 20% ज्यादा थी। अगर उसने बुधवार को 336 किलोमीटर चली तो सोमवार को कितनी चली होगी। ये रेशियो मेथड से हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, 12.5% का फ्रैक्शन बताना है। कितना होगा बच्चे? 1/8 होगा। 20% का फ्रैक्शन बताना है, 1/5 होगा। अब सवाल कह रहा है कि मंगलवार को उसने 12.5% कम चली है सोमवार की तुलना में, सोमवार की तुलना में। तो 12.5% कम यानी कि 8 से 1 कम करके हमारा रेशियो बन जाएगा 7। 12.5% कम बोला है, कम बोला है तो 8 से 7। अब कह रहा है बुधवार को उसने मंगल की तुलना में 20% ज्यादा दूरी तय करी, तो बुधवार को कितनी करेगी? 5 में 1 जोड़ दो, 6 कर दो।
तो गुणा करेंगे 8 पंजे 40 और 7 छिंग 42, ये हो जाएगा रेशियो 20 बार और ये हो जाएगा 21 बार। ये जो दूरी उसने चली है ना, जो इधर वाली आएगी ये सोमवार की आएगी, मंडे की, और जो इधर वाली दूरी आएगी सबसे लास्ट वाले दिन की आएगी, जो सबसे लास्ट का दिन होगा। तो सबसे लास्ट का दिन कौन सा है? बुधवार। और सबसे शुरू का दिन कौन सा है? सोमवार, जिससे उसने तुलना की गई है एक दिन पहला। कह रहा है ना, मंगलवार को जो उसने दूरी चली है वो एक दिन पहले, यानी कि सोमवार की बात कर रहा है। और फिर लास्ट का दिन कौन सा है? बुधवार। तो इधर का जो रेशियो होगा मंगलवार का होगा, इधर का जो होगा ये वेडनेसडे का होगा। अब कह रहा है यदि बुधवार को 336 किलोमीटर चली है, 21 यूनिट का मान 336 किलोमीटर, एक यूनिट का मान कितना होगा? 336 बटा 21, 21 एकम 21, 9 और 3 12, 21 छिक्के 126। तो 20 यूनिट का मान कितना होगा? 20 गुणा 16, यानी कि सोमवार को उसने कितनी दूरी चली है? 320 किलोमीटर। कितना आसान क्वेश्चन है, 6 लाइन। डर गए ये कैसे होगा, ये तो बड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसे करके तो हालत खराब हो जाएगी, टाइम वेस्ट होगा। सवाल पढ़ा मैं कर रहा हूं, बिल्कुल ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको रेशियो मेथड लगा के ये करना था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। समय हो गया। समय कहाँ हुआ है यार, तुम भाग जाओ, जाओ जिसको जाना है वो जाओ। जिसने कह दिया ना समय हो गया, प्लीज यू कैन गो। समय मेरा तब होगा जब मैं पूरे सवाल आपके यहां कराऊंगा। 1.5 घंटे का ऑफिशियली वैसे भी समय हमारा हो चुका है, और मैंने 10 बार ये बोल चुका हूं कि 7 बजे से 8:30 बजे तक का हमारा ऑफिशियली टाइम है। 8:30 बजे से भी 10-15 मिनट हम एक्स्ट्रा जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो। जिन लोगों को लगता है 1 घंटा हुआ क्लास खत्म, प्लीज यू कैन मूव। कल संडे है, बची हुई क्लास कल कर लेना। ये सवाल करिए जरा, बताओ जल्दी से। एक मास्क निर्माण कंपनी ने 2018 में एक्स संख्या में मास्क का निर्माण किया। 2018 में मास्क का निर्माण किया एक्स संख्या में। 19 में अपनी निर्माण क्षमता में 30% की वृद्धि की, और उसके बाद 2020 में 15% की और वृद्धि की, और 2021 में मशीन खराब होने के कारण 40% की कमी कर दी, गिरावट हो गई। तो 2021 में अगर उसने इतने मास्क बनाए तो बताओ एक्स का मान क्या होगा, यानी कि शुरू में उसके कितने मास्क उसने बनाए होंगे, बताओ। भाई पहले तो 2018 में उसने एक्स मास्क का निर्माण किया, फिर 2019 में उसने 30% बढ़ा दिया, 2020 में उसने फिर 15% बढ़ा दिया, 2021 में मशीन खराब होने की वजह से 40% की गिरावट आ गई। अब कह रहा है अगर 2021 में उसने इतने मास्क बनाए हो तो 2018 में कितने बनाए होंगे। रेशियो मेथड लगाओ यार, क्या रखा है इन बातों में। 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10। फिर दे रखा है 15%, 15% का फ्रैक्शन होता है 5×15, 20×5 100। फिर दे रखा है 20%, 20% का फ्रैक्शन है 1/5। कितना है? 1/5 नहीं, 20% नहीं, 40% दे रखा है। 40%, इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 2/5। अब सवाल में कहा कि 2019 में उसने 30% की वृद्धि की है। बच्चा 30% की वृद्धि का मतलब है रेशियो 10 से 13 हो गया। फिर 2020 में उसने 15% की वृद्धि कर दी, तो हमारा रेशियो 20 से बढ़ के 23 हो जाएगा। फिर 2021 में उसने 40% की गिरावट हुई है, कमी हुई है ना।
तो भैया कमी हुई है तो 5 से हमारा रेशियो घट के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप गुणा करेंगे 20 पंजे 100, 100 धाम 1000, इधर गुणा करेंगे 13 तिया 39, 13 दूनी 26 और 3 29, और 3 की गुणा करेंगे 3 नाम 27, 2 3 नाम 27 और 2 29, 2 3 दूनी 6 और 2 8। यानी कि ये अगर शुरुआत की वैल्यू है, शुरुआत कौन सी वर्ष थी, 2018 की, ये अगर 2018 में है तो सबसे लास्ट की वर्ष कौन सी है, 2021, ये 2021 में है। यही आपकी x की वैल्यू है 2018 वाली। अब आपसे बोला कि 2021 में तो उसने इतने बनाए हैं मास्क, तो मतलब 897 का मान होगा 179400। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, बटे 897। आप एक चीज देखो, ये पूरा 2 बार कटेगा भाई, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट चेक कर लो, पूरा 2 बार कटा है। तो एक यूनिट का मान है 200, तो 1000 यूनिट का मान कितना होगा, 2 और उसके बाद में 5 जीरो, यानी कि 2 लाख। 2018 में 2 लाख मास्क बने होंगे। अगला सवाल, ये सवाल करिए जरा। सवाल कह रहा है कि 80 छात्र और 10 संसाधन व्यक्ति, भाई 80 तो स्टूडेंट हैं और जो 10 है ना वो रिसोर्स पर्सन है, स्टूडेंट से अलग है, ये संसाधन व्यक्ति है वाली कार्यशाला। संसाधन व्यक्ति यानी कि आप जो लैब वगैरह में टेक्नीशियन वगैरह होते हैं ना, लैब के इंचार्ज वगैरह होते हैं जो, उनको कहते हैं संसाधन व्यक्ति। 80 तो स्टूडेंट है, 10 जो है वो लैब में जो उसको इंचार्ज होते हैं, जो बताते हैं कि ऐसा डालने से, केमिकल वगैरह डालने से ये होता है वो होता है, वो लैब वाले इंचार्ज आप कह सकते हो, 10 लोग हैं। चला, एक कार्यशाला में अंत में मिठाई वितरित की गई, मिठाई बांटी गई। प्रत्येक छात्र को मिठाई बांटने के लिए खर्च की गई राशि, जो प्रत्येक छात्र पर राशि खर्च होगी ना, वो छात्रों की कुल संख्या का 30% है। छात्रों की कुल संख्या का 30%, जो एक बच्चे पर मिठाई का खर्चा आया है वो छात्रों की कुल संख्या का 30% है, एक बच्चे पर खर्चा। और जो एक संसाधन व्यक्ति पर आया है, जो टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन पर आया है, वो कह रहा है छात्रों की कुल संख्या का 40% है और छात्रों की संख्या तो 80 है। तो कह रहा है कि बताओ टोटल खर्चा कितना है। ये एक पहेली है, ये मैथ्स का सवाल नहीं है, ये एक पहेली है, एक पजल है। आपसे कह रहा है कि स्टूडेंट जो है वो 80 है नंबर, और जो अदर है, जो अदर पर्सन है, रिसोर्स पर्सन, वो कितने हैं, 10, ये संख्या है। अब जो प्रत्येक पर खर्च है, प्रत्येक पर खर्च कितना है, अब हम वो निकालते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति पर खर्चा कितना आया है मिठाई का। सवाल कह रहा है कि प्रत्येक छात्र पर जो खर्चा आया है ना, प्रत्येक छात्र पर, वो छात्रों की कुल संख्या का 30% है। तो छात्रों की संख्या कितनी है, 80, तो 80 का 30%, 80 का 30% भैया कितना होता है, 24। 80 का 30% निकालोगे कितना आएगा, 24। भाई 80 का 10% 8, तो 30% 8 दिया 24, तो मैंने निकालना सिखाया है आपको। और जो प्रत्येक रिसोर्स पर्सन पे खर्चा आया है वो छात्रों की संख्या का 40%, छात्रों की संख्या है 80 और उसका 40%, 10% 8, 40% कितना हो गया, 32। प्रत्येक पर खर्चा भी मिल गया कि एक स्टूडेंट की मिठाई पर जो खर्चा है वो 24 रुपए है और एक रिसोर्स पर्सन की मिठाई पर जो खर्चा है वो 32 रुपए है। कुल खर्चा कितना है, आप प्रत्येक को संख्या से गुणा कर दो, 80 गुणा 24,
24 अट्ठे 192, 1920 और 10 गुणा 32 यानी कि 320। कुल खर्चा कितना है जोड़ दो आप, 0 2 2 4 9 3 12, कुल खर्चा आ गया 2240 का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। सभी का आ गया आंसर, वेरी गुड। आगे बढ़े, इस सवाल को करो जरा। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तभी मैंने इसको सेलेक्ट किया सवाल को। सवाल कह रहा है कि एक से बड़ी, यानी कि एक से बड़ी होनी चाहिए किसी संख्या के संदर्भ में इसके तथा इसके व्युत्क्रम के बीच अंतर, कोई संख्या या उसका रेसिप्रोकल, कोई संख्या और उसका रेसिप्रोकल के बीच जो अंतर है वो, तथा इसके व्युत्क्रम का अंतर इसके तथा इसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। ये लाइन आप समझो, यहां से लेकर और यहां तक की लाइन को समझो। सवाल कर रहा है कोई संख्या और उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/, इन दोनों का डिफरेंस उनके योग का 25% है। संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग का 25%, ये उसने बोला। भाई कोई संख्या मान ली मैंने a, उसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/a। ये क्या है, रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम। क्या है ये, व्युत्क्रम है। अब कह रहा है इनका डिफरेंस, इनका अंतर कितना है बच्चे, 1 माइनस 1/a। ये तो अंतर है, डिफरेंस। कह रहा है इन संख्या और इसके योग का, व्युत्क्रम के योग का 25% है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/a, और इसका 25% यानी कि 1/4। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। ऐसा सवाल ने बोला है कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का डिफरेंस जो होगा वो संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग का 25% है। व्युत्क्रम का और संख्या का योग निकाला, उसका 25% कर दिया, और बराबर ये डिफरेंस है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 4 इधर ले आओ, 4 को क्या करो इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 4/a बराबर a प्लस 1/a। अब a इधर आ जाएगा, 4 में से घटेगा 3a, और ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा 1/a प्लस 4/a। भाई बेस बराबर है तो ये तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा 5/a। अब a को इधर ले आओ तो 3a स्क्वायर बराबर 5, तो यहां से a स्क्वायर कितना मिल जाएगा 5/3। ये मुझे a स्क्वायर का मान मिल गया 5/3। अब सवाल ने आपसे क्या पूछा है, सवाल ने पूछा है कि संख्या का चौथा घात, संख्या का चौथा घात होता है बच्चे a की पावर 4, संख्या की 4th पावर, और कह रहा है इसके वर्ग, इसका वर्ग कितना होगा बच्चे a स्क्वायर, और कह रहा है संख्या का जो चौथा घात है ना वो वर्ग से कितना % अधिक है। तो अगर मुझे a स्क्वायर इतना मिल गया तो a की पावर 4 कितनी मिलेगी, भाई 5 का स्क्वायर 25, इसका वर्ग कर दो, और 3 का स्क्वायर यानी कि 25/9। मुझे a स्क्वायर कितना मिला इसको सॉल्व करके, 5/3। मैं इसका भी स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 25/9 यानी कि a की पावर 4। अब सवाल ने आपसे बोला है कि जो संख्या है ना उसकी जो चौथी घात है वो संख्या के वर्ग से कितना % ज्यादा है। तो आप क्या करो, इनका रेशियो ले लो, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। a स्क्वायर कितना है 5/3 और a की पावर 4 कितना है 25/9, तो 3 तिया 9, 5 पूरा 25, 3 इधर आ गया, रेशियो आ गया 3:5। अब आप देख लो ये 3 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है सर, 2 ज्यादा है, और किससे, 3 से, बटा 3 गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा 66.67 या 7% आप कह सकते।
इस सवाल ऐसा है जिसका कोई टाइप नहीं बनता, बस जस्ट मिसलेनियस में आ जाते हैं ये क्वेश्चन, कोई टाइप नहीं होता इन सवालों का, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो संख्या और उसके व्युत्क्रम का डिफरेंस ये रहा, ये कह रहा है संख्या और इसके व्युत्क्रम के योग का 25% है, तो संख्या और व्युत्क्रम का योग किया 25% यानी कि 1/4। अब सवाल ने बोला, हमने सॉल्व किया तो यहां से a स्क्वायर मिल गया 5/3। अब a स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर अगर हम करते हैं तो a की पावर 4 और इनका स्क्वायर करेंगे तो 25/9। a स्क्वायर और a की पावर 4 का रेशियो ले लिया, हमको मिला 5 और 3 और 5 का। अब सवाल कह रहा है कि जो संख्या का चौथा घात है ना, वो संख्या के वर्ग से कितना परसेंट ज्यादा है। तो संख्या का वर्ग कितना है 3, चौथी घात कितनी है 5, तो भैया कितना ज्यादा है सर, ये तो 2 ज्यादा है, और किससे 3 से गुणा 100 यानी कि 66.7%। ये सवाल आपका अच्छा क्वेश्चन है, आप कह सकते हो। एक आसान सा क्वेश्चन देख लो, ये सवाल देखिए जरा। करेंगे बच्चे सवाल को, क्या है सवाल में। सवाल कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 5% की तेजी आई। भाई पेट्रोल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, 5% की तेजी आई। कह रहा है बढ़ोतरी से पहले जो कीमत थी 82 रुपए प्रति लीटर थी। बढ़ोतरी से पहले 82 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था, 5% की तेजी आई। कह रहा है एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है, हर महीने घर से ऑफिस जाता है, होगा कुछ डिस्टेंस घर से ऑफिस का, और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। 15 का एवरेज, हमारे यहाँ एवरेज बोलते हैं, है ना, बोलते हैं ना तुम्हारी गाड़ी कितने का एवरेज दे रही है, वो बोलते हैं माइलेज, है ना। 15 किलोमीटर प्रति लीटर, 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलता है उसको बोलते हैं माइलेज, लेकिन हम लोग इसे लोकल भाषा में बोलते हैं कितना एवरेज दे रही है गाड़ी, तो माइलेज देती है। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक खर्च में कितने की वृद्धि हुई है। पेट्रोल की कीमत जो 5% बढ़ी है ना, उसकी वजह से आदमी का खर्चा कितना बढ़ गया। सबसे पहले एक बात बताओ कि बढ़ोतरी से पहले कीमत कितनी थी 82 रुपए, बढ़ोतरी से पहले कीमत थी 82 रुपए, और 5% की तेजी आई है। तो सबसे पहले ये बताओ कि जो कीमत है वो बढ़ी कितना है रुपए में, तभी तो हम बता सकते हैं कि वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर कितना वृद्धि हुई है, आदमी पर कितना लोड और आया है। तो यहां हम कहेंगे कि सर 5% की जो तेजी आई है, पुरानी कीमत 82 थी, तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 1 41/100। सर ये आई है 41/10 रुपए की, ऐसी रहने दो इसको, 41/10 रुपए की कीमत में वृद्धि हुई है। कीमत में वृद्धि, आप कह सकते हो कीमत में वृद्धि, कीमत में वृद्धि। अब सवाल कह रहा है कि वो आदमी 3045 किलोमीटर हर महीने चलाता है, 3045, और उसकी गाड़ी 15 का माइलेज देती है। तो सबसे पहले ये बताओ कि वो कितने किलोमीटर, सॉरी कितने लीटर उसने पेट्रोल फूका पूरे महीने में। अगर वो 15 किलोमीटर प्रति लीटर, 1 लीटर में 15 किलोमीटर जाता है, 1 लीटर में 15 किलोमीटर, तो 3045 किलोमीटर जाने में कितना उसे पेट्रोल फूकना पड़ेगा भैया। महीने भर में, महीने भर में, महीने भर में खर्च हुए पेट्रोल की मात्रा, पेट्रोल की मात्रा कितनी होगी जरा बताना। आप कहेंगे सर 3045 किलोमीटर गया और 1 लीटर में 15 किलोमीटर उसकी गाड़ी चलती है, तो 15 से डिवाइड कर दो सर, 15 दूनी 30, 0, 15 तिया 45, सर 203 लीटर पेट्रोल
पूरे महीने में उसका लगता है 203 लीटर पेट्रोल पूरे महीने में, और 1 लीटर पे कितना रुपया बढ़ा है? 41/10। भाई 1 लीटर 82 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल था, 5% बढ़ गया, तो 1 लीटर पे कितना बढ़ा? 41/10 रुपए। तो कुल वृद्धि अगर मैं निकालूं, कुल वृद्धि, खर्च में वृद्धि कितनी हो जाएगी? 41/10 गुणा 203, ये आपकी कुल वृद्धि आ गई। ये क्या है? कुल वृद्धि। ठीक है, आप इसको आराम से निकाल दो। कितना आएगा? 41 तिया 123, हासिल का 12, 4100, ये 2 आ जाएगा, अभी भी हासिल का 1 बचा, 41 दूनी 82 और 1 83, और बटे 10 करेंगे तो 832.3, लगभग कितना हो जाएगा? निकटतम पूछा है उसने, तो निकटतम कितना हो जाएगा? 832 रुपया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। तो उसके महीने भर के खर्च में 832 रुपए की वृद्धि हो जाएगी इस 5% तेजी आने की वजह से। महीने का खर्चा 832 रुपए लगभग उसका बढ़ जाएगा। एग्जैक्ट तो ये है, उसने निकटतम पूछा है, तो हमारा 832 रुपए। आगे बढ़े, ये सवाल तो हमने करा ही दिया था, इस पे आ जाओ जरा। एक परीक्षा में स्कूल एक्स के कुछ छात्र उपस्थित थे, हमें नहीं पता कितने छात्र थे स्कूल एक्स के, और 30% छात्र फेल हो गए। एक्स के जो हैं, एक्स स्कूल के 30% छात्र फेल हो गए। स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र स्कूल वाई से उसी परीक्षा को देने आए। स्कूल एक्स में जितने भी स्टूडेंट थे ना, स्कूल एक्स में जितने भी स्टूडेंट थे, उससे 150% ज्यादा छात्र स्कूल वाई से आए उसी परीक्षा को देने, और उनमें से कह रहा है यदि एक्स और वाई में उपस्थित होने वाले छात्रों में टोटल 80% पास हुए हैं, तो भैया वाई में फेल हुए छात्रों का परसेंटेज कितना होगा? एलिगेशन लगेगा भाई साहब। एक्स में फेल दे रखा है, ओवरऑल पास दे रखा है, संख्या के बारे में भी बोल दिया कि वाई के जो छात्र आए हैं वो एक्स की तुलना में 150% ज्यादा हैं, संख्या के बारे में भी बोल दिया। तो पूछ रहा है वाई में कितना परसेंट फेल हुआ, वाई में कितना परसेंट फेल हुआ। तो सबसे पहले एक्स और वाई की संख्या के बारे में बात करते हैं, नंबर के बारे में। उसने बोला कि स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में, कंपैरिजन टू स्कूल एक्स, 150% मोर स्टूडेंट हैं स्कूल वाई के, एक्स से 150% ज्यादा। अगर मैं एक्स में मान लू कि 100 बच्चे थे, तो वाई में कितने थे? 150% ज्यादा, तो 100 में 150 जोड़ोगे तो आएगा 250। 2 पंजे 10, सॉरी 5 दूनी 10 और 5 पूरे 25, यानी कि एक्स और वाई की संख्या का रेशियो कितना आ गया? 2 और 5 का। ये संख्या का रेशियो है। अब सवाल ने बोला कि स्कूल एक्स में 30% छात्र फेल हुए हैं और दोनों को मिलाकर 80% पास हुए हैं। तो या तो आप एलिगेशन पास पर लगा लो या एलिगेशन फेल पर लगा लो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। एलिगेशन फेल पर लगा सकते हो, एलिगेशन पास पर लगा सकते हो। हमसे पूछा है वाई में फेल कितने हुए, तो एलिगेशन फेल पर ही लगा लो। अगर ओवरऑल 80% पास हुए हैं तो ओवरऑल फेल कितने हो गए होंगे? 20%। मैं एलिगेशन फेल पर लगाऊंगा, और अगर मैं एलिगेशन फेल पर लगाऊंगा तो एक्स में कितने फेल हो गए? 30%। वाई में कितने फेल हुए हैं वो हमसे पूछ रहा है, और ओवरऑल कितने फेल हुए हैं, ओवरऑल फेल कितने हैं। भैया उसने बोला कि ओवरऑल तो 80% पास हुए हैं, मुझे चाहिए फेल कितने हैं। तो ओवरऑल अगर मैं फेल कहूंगा तो 20% फेल होंगे, क्योंकि मैं एलिगेशन लगा रहा हूं किस पर? फेल पर। एलिगेशन फेल पर तो ओवरऑल 20% फेल होंगे। नीचे संख्या के बारे में भी उसने जिक्र कर दिया कि 2:5 संख्या की अनुपात होगा। अब हमें ये y का मान चाहिए,
और बड़े आराम से ये y का मान आएगा। एलिगेशन में आप सभी ने पढ़ा हुआ है। अगर मैं 30 में से 20 घटाता हूं आता है 10, तो 5 यूनिट का मान कितना 10, 1 यूनिट का मान कितना होगा 10/5, यानी कि 1 यूनिट का मान होगा 2, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा 2 गुणा 2 यानी कि 4। अब 20 से 1 तो ज्यादा है, तो 1 क्या होना चाहिए सर, 1 अगर ज्यादा है तो 1 कम होना चाहिए। और कितना कम होगा, 20 में से 4 घटा दो। सर y में जो फेल हुए हैं ना वो 16% बच्चे फेल हुए हैं, क्योंकि आपने एलिगेशन फेल पर लगाया है। तो x का फेल 30%, ओवरऑल फेल 20%, क्योंकि 80% तो पास हैं। और नीचे संख्या का रेशियो 2 5, 30 में से 20 गया 10, 5 यूनिट का मान 10, 1 का मान 2, तो 2 का मान 4। एक तो 20 से ज्यादा है तो 1 कम होना चाहिए, तो 20 में से 4 घटा देंगे, ये आएगा 16%, 16%। मोनिका कह रही है 20 250 कैसे है, 250 कहाँ है बच्चा, कहीं भी नहीं। हाँ 250, देखो उसने बोला है कि स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में स्कूल वाई में 150% ज्यादा छात्र हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक्स में 100 है तो वाई में कितने होंगे 150% ज्यादा, 150% ज्यादा ज्यादा। तो इसका 150% निकालना कितना होगा 150/100 गुणा 100, यानी कि स्कूल वाई में 150 बच्चे ज्यादा होंगे 100 से, तो 100 प्लस 150 कितने बच्चे हो जाएंगे 250, ऐसे आया 250। ठीक है, ये सवाल करिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम्म, सवाल है, एक कारखाने में 3 प्रकार की मशीन है, B1 B2 B3, 3 प्रकार की मशीन है जो कुल उत्पादों का क्रम से 20%, 15% और 32% उत्पादन करती हैं। भाई कोई फैक्ट्री है, उसमें जितना भी प्रोडक्शन होता है ना, 3 मशीन की मैं बात कर रहा हूं। पहली मशीन उस टोटल प्रोडक्शन का 20% उत्पादन करती है, 20% प्रोडक्शन पहली मशीन B1 करती है। दूसरी मशीन उस टोटल प्रोडक्शन का 15% करती है, और जो तीसरी मशीन है उस टोटल प्रोडक्शन का 32% उत्पादन करती है। अब सवाल करा है, इसके अलावा मशीन B1 B2 B3 क्रम से 3%, 7% और 2% दोषपूर्ण उत्पाद बनाती है। यानी कि जो पहली मशीन है ना जो 20% प्रोडक्शन कर रही है, वो 3% डिफेक्टेड पीस बनाती है, 3% डिफेक्टेड पीस। जो दूसरी मशीन है जिसका प्रोडक्शन 15% है, वो 7% डिफेक्टेड पीस बनाती है, दोषपूर्ण। जो तीसरी मशीन है जो 32% का प्रोडक्शन कर रही है, वो 2% डिफेक्टेड पीस बनाती है। अब सवाल कह रहे हैं, तो गैर दोषपूर्ण यानी कि नॉन डिफेक्टेड उत्पादों का परसेंटेज कितना होगा। आप सबसे पहले बताओ, 3 मशीन है B1 B2 और B3, परसेंटेज क्या है इनका, ये 20% प्रोडक्शन कर रही है, ये 15% कर रही है, और ये 32%। ये मत कहना कि सर तीनों को जोड़कर 100% तो बन ही नहीं रहा है, कोई जरूरत नहीं है, और भी तो मशीन होंगी। हमें तो केवल 3 मशीन का डेटा दिया है कि कुल प्रोडक्शन का इतना 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 परसेंट 3 मशीन कर रही हैं, बाकी प्रोडक्शन और मशीन कर रही होंगी, उनका ब्यौरा थोड़ी है हमारे पास, 3 मशीनों का है। अब कह रहा है कि जो पहली मशीन है वो 3% जो सामान बनाती है वो डिफेक्टेड है, 3% डिफेक्टेड है। तो ये 3% डिफेक्टेड है, ये 7% डिफेक्टेड है, और ये 2% डिफेक्टेड है। तो भैया बताओ कितना कितना होगा, ये मैंने निकालना, 3%, 5%, 7%।
ये मैंने सिखाया है आपको कि 1% निकालो और गुणा कर दो। इन्हीं दिन के लिए मैंने आपको सिखाया था कि आपका जो टाइम है वो बच जाए, ये डिफेक्टेड है। तो 20 का 3% कितना होता है बच्चे? 20% का 3% 0.6%। भाई 1% है 0.2, 3% है 0.6। इसका कितना होगा? 15 सत्ते 105, 1.05%। ये कितना होगा? 32 दूनी 64, 0.64%। ये डिफेक्टेड का परसेंटेज आ गया आपके पास कि इतना इतना परसेंट डिफेक्टेड है। तो अब नॉन डिफेक्टेड कितना बचा है? 20 में से 0.6 माइनस करोगे तो 19.4%। 15 में से 1.05 माइनस करोगे, आप 1 ही माइनस कर दो, लगभग कितना आएगा? 14%। लगभग मैं निकाल रहा हूं। 32 में से 0.64 माइनस करोगे 31.36%। ये जो परसेंटेज अब मैंने लिखे हैं ना, ये पता है कौन से हैं? मैंने डिफेक्टेड परसेंटेज हटा दिया। डिफेक्टेड परसेंटेज हटा दिया। वो यही पूछ रहा है कि गैर दोषपूर्ण का परसेंटेज क्या होगा। सबसे पहले मैंने परसेंटेज लिखा, जितना जितना परसेंट वो प्रोडक्शन कर रही हैं वो लिखा। फिर मैंने लिखा कि कितने कितने परसेंट वो डिफेक्टेड पीस बना रही हैं। तो ये 3%, ये 7 और ये 2। बच्चे 20 में से 3 मत घटा देना ना, ये गलत है। अगर आप 20 में से 3 घटा रहे हो ना तो आप गलत कर रहे हो। हमें जो 3% बोला है ना, ये इस 20% का 3% है। तो 20% का 3% है 0.6, 15% का 7% है 1.05 और 32% का 2% है 0.64। ये डिफेक्टेड है। टोटल में से मत घटाना इनको। उसने बोला ना कि मशीन B1, B2, B3 क्रमशः इतना परसेंट दोषपूर्ण उत्पाद बना रही हैं, अपने प्रोडक्शन का इतना परसेंट है उनका जो डिफेक्टेड है। तो अपने प्रोडक्शन तो ये रहे उनके, उनका इतना इतना परसेंट निकाला डिफेक्टेड, जो घटा के आया वो आया आपका गैर दोषपूर्ण। आप इनको जोड़ दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। कितना भैया? जरा जोड़ना। 19 14 33, 33 और 31 64, लगभग 64%। अप्रोक्सीमेट कितना आ गया? 64%। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ये सवाल करिए जरा। सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में 5% आवेदक अयोग्य पाए गए, ये इलेक्शन वाले की तरह है, और 85% पात्र उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के थे। भाई 5% तो जो हैं वो नॉन एलिजिबल थे किसी परीक्षा के लिए, किसी की उम्र कम थी, किसी की हाइट कम थी, वो निकल गए। अब जो एलिजिबल हैं, जो पात्र हैं, उसका 85% सामान्य श्रेणी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं। यदि 4275 उम्मीदवार अन्य श्रेणी, जनरल से अलग श्रेणी के 4275 हैं, तो कितने उम्मीदवार ने परीक्षा के लिए आवेदन किया? तो मैं मानकर चलता हूं कि जो कुल आवेदक हैं, कुल आवेदक, आवेदक का मतलब होता है बच्चे एप्लीकेंट, टोटल एप्लीकेंट। कुल आवेदक मान लेता हूं मैं ए, यानी कि ए बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म भरा, जिन्होंने फॉर्म भरा। अब अगर 5% आवेदक अयोग्य पाए गए, तो अगर 5% को मैं हटा दूं तो कितने परसेंट बचेंगे जो एलिजिबल बचेंगे? बच्चे 5% अगर हटाओगे तो सर 95% आवेदक हैं जो एलिजिबल हैं। अब इन्हीं में से 85% जो है वो जनरल कैटेगरी के हैं, सामान्य वर्ग के हैं, और 4275 अन्य श्रेणी के हैं। तो अगर 85% जनरल कैटेगरी के हैं तो अन्य कैटेगरी के कितने हो जाएंगे?
भाई 100 में से 85 घटा दो सर, अन्य कैटेगरी के हो जाएंगे 15%। और ये किसके बराबर होगा? 4275। उसने बोला है ना कि 4275 अन्य कैटेगरी के हैं, बस यहां से ए का मान निकाल दो, हो गया सवाल। भाई 15 से कटेगा, 15 दूनी 30, 12, 15 अट्ठे 120, 15 5 75, 19 पंजे 95, 19 एकम 19, 19 पंजे 95 और 5 तिया 15। तो यहां से ए का मान कितना आ जाएगा? 3 गुणा, और 100 गुणा 100 कितना होता है? 10,000। यानी कि 30,000 लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा। कितने लोग हैं बच्चा? 30,000 लोग हैं जिन्होंने फॉर्म भरा। अब हो जाते हैं आपके सारे के सारे क्वेश्चन खत्म। बच्चे मंडे को हम एक अपना फ्रेश चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एक अलग चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। मंडे से हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। उसके लिए परसेंटेज का रिवीजन करके आना, जो बेसिक परसेंटेज पहली जो 2 क्लास मैंने आपको बताई उनका रिवीजन आप करके आना। तो मंडे ऑनवर्ड्स हम उसको शुरू करेंगे। तो कल संडे है, मॉक टेस्ट जो चल रहा है उसको दो, जिन लोगों ने नहीं दिया है, और जिन लोगों ने दे दिया है वो अपना रिवीजन करो। बाकी बच्चे मिलते हैं अपने मंडे की क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।